हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फोटोसिंथेसिस के सेकंड पार्ट बायोसिंथेटिक फेज को डिस्कस करेंगे। बायोसिंथेटिक फेज को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले उसके फर्स्ट फेज जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो बायोसिंथेटिक फेज चलता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो लाइट रिएक्शन से बन करके आता है। तो लाइट रिएक्शन को रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके दो पार्ट हमने देखा है। दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है एंड सेकेंड पार्ट बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है जी। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने क्या बोला कि जो कल हम लाइट रिएक्शन पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और जो भी लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से कौन से प्रोडक्ट बायोसिंथेटिक फेज में यूज होंगे उसे हम ध्यान देंगे। तो लाइट रिएक्शन दो डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कंप्लीट हुआ था लाइट रिएक्शन। यहां पर हमने तीन प्रोडक्ट देखा था। O2 का एवोल्यूशन, ATP का बनना और NADPH का बनना। ये तीन प्रोडक्ट यहां पर लाइट रिएक्शन में बने हुए थे। राइट। ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। बाकी जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ATP और NADPH, यही वो दो प्रोडक्ट हैं जो बायोसिंथेटिक फेज में यूज होंगे। ठीक है। तो ये चीज हमें समझाना था, इसलिए हम रिकॉल करने की बात कर रहे थे। O2 लाइट जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका मेन प्रोडक्ट है, और दूसरा जो मेन प्रोडक्ट हमने बात की बायोसिंथेटिक फेज में जो बन रहा है उसका नाम ग्लूकोज है। उसी ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में ATP और NADPH यूज होगा। तो हम चलते हैं बायोसिंथेटिक फेज पर। बायोसिंथेटिक फेज जो कि सेकेंड फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या? ग्लूकोज। O2 पहले ही फेज में बन चुका है और ग्लूकोज बायोसिंथेटिक फेज में बनेगा। फोटोसिंथेसिस का जो सेकेंड मेन प्रोडक्ट है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। यहां पर हम समझेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। हम बहुत सारी बातें अभी रिकॉल कराए हैं। उस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ATP NADPH का यूज होगा। और साथ ही साथ जो एक रिएक्शन हम लिखते आ रहे थे सबसे पहले से भी, जिसमें हम ये दिखाते थे कि CO2 प्लस H2O सनलाइट और साथ ही साथ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट, ये चार कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रोडक्ट हमें मिलता था ग्लूकोज प्लस O2। O2 को हम देख चुके हैं किससे निकल रहा था? H2O से। H2O के ब्रेकडाउन प्रोसेस का नाम था फोटोलिसिस ऑफ H2O। फोटोलिसिस ऑफ H2O। और ये
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ था। फिलहाल जो फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन है, जिसमें 4 कंपोनेंट चाहिए इस फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए, उन 4 कंपोनेंट में सनलाइट, सन से और क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट के पास है। यहां पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन किससे निकला? H2O से निकला। क्लियर हो चुका है लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। अब यहां ग्लूकोज बनाने की बात आ रही है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, राइट। यहां पर मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कार्बन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये कार्बन कहां से आ रहा है? यहां पर रिएक्टेंट साइड से। तो आप देख पा रहे हो एकमात्र रिएक्टेंट CO2 है जो क्या कर रहा है? कार्बन को प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बायोसिंथेटिक फेज में कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए ATP और NADPH तो चाहिए ही चाहिए, जो कि लाइट रिएक्शन से बन रहा है और इस बायोसिंथेटिक फेज में यूज होगा। साथ ही साथ जो कार्बन डोनर है ग्लूकोज के लिए वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो ये 3 मेन चीज यहां पर ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, और वो आप समझ पा रहे हो कहां कहां से आ रही है। ठीक है, अब आते हैं मेन प्रोसेस पर जो बायोसिंथेटिक फेज है। बायोसिंथेटिक फेज यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रक्रिया। ठीक है, ये हमें समझना है। हम इसे समझाएंगे, जो भी इसका मैकेनिज्म है उसे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और ऐड करने वाली बात आ रही है, आगे की बात है। बायोसिंथेटिक फेज जब चर्चा में आया तो यहां पर कुछ बातें और निकल के आई। वो बातें क्या है कि यहां पर 2 कैटेगरी के प्लांट देखे गए। किस बेसिस पर? बायोसिंथेटिक फेज के बेसिस पर। मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया 2 अलग अलग ग्रुप में, प्लांट के 2 अलग अलग ग्रुप में 2 अलग अलग मेथड से हो रहे हैं। कुछ सिमिलरिटी है दोनों में और कुछ डिफरेंसेज हैं। ये डिफरेंसेज ही 2 ग्रुप बनाते हैं प्लांट के। अब बात समझ पा रहे हो? हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज। अल्टीमेट एम क्या है? ग्लूकोज का बनाना है, लेकिन प्रोसेस जो है अलग अलग 2 ग्रुप है प्लांट के, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। क्या नाम है प्लांट का? प्लांट के 2 ग्रुप आ गए। एक ग्रुप C3 प्लांट के नाम से जाना जा रहा है और दूसरा ग्रुप C4 प्लांट के नाम से जाना जा रहा है। नाम दिया गया C3 और C4, क्यों दिया गया समझा जाएगा, लेकिन ये बात आप समझिए। बायोसिंथेटिक फेज C3 प्लांट में अलग तरीके से चलेगा और C4 प्लांट में अलग तरीके से चलेगा। क्लियर? तो हम बारी बारी से इन दोनों में चलेंगे और दोनों में बायोसिंथेटिक फेज को समझेंगे। अब बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हम C3 प्लांट पर चलें। C3 प्लांट पर बायोसिंथेटिक फेज कैसे होता है? बायो सिंथेटिक फेज इन C3 प्लांट, राइट। C3 प्लांट में हम बायोसिंथेटिक फेज देख लें कैसे चल रहा है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो यहां पर जो प्रक्रिया है ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रक्रिया, उसकी खोज मेल्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट ने की है। डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। बायोसिंथेटिक फेज C3 प्लांट में
डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन के नाम से ही इस फेज का नाम केल्विन साइकिल दे दिया गया। अब साइकिल क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में चलता है। साइंटिस्ट का नाम मेल्विन केल्विन, उसका केल्विन वर्ड लिया गया, तो ये केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाए। मतलब आप क्लियर होते जाओ, बायोसिंथेटिक फेज केल्विन साइकिल के द्वारा होगा। केल्विन साइकिल चलेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, साइक्लिक मैनर में चलेगा। यहां पर केल्विन साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसे 3 PGA कहते हैं। उस पहले प्रोडक्ट में 3 कार्बन होने की वजह से इस साइकिल का नाम C3 साइकिल भी दिया गया है। यानी C3 प्लांट में C3 साइकिल चलेगी, हम कह सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब C4 प्लांट में जाएंगे तो C4 साइकिल आएगा वहां पर। रोकते हैं हम इस चीज को, जब हम C4 प्लांट डिस्कस करेंगे तो C4 प्लांट में जो कुछ भी है उसे वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। ओवरऑल हम यहां पर अब बायोसिंथेटिक फेज यानी केल्विन साइकिल C3 साइकिल को एक्सप्लेन करें और बताएं कि कैसे ग्लूकोज बनता है और कैसे उस ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन का 2 प्रोडक्ट ATP और NADPH यूज होगा। राइट, प्रोसेस का नाम केल्विन साइकिल, साइक्लिक मैनर में चलेगा। C3 साइकिल बोल रहे हैं, C3 साइकिल। ठीक है जी, अब समझिए इसमें CO2 का यूज होना ही है, ATP का यूज होना ही है, NADPH का भी यूज होना है। तो ये सभी एक ही स्टेप में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, C3 साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है, और ये तीनों प्रोसेस साइक्लिक मैनर में चलते हैं। बात जिस पॉइंट से शुरू होती है उसी पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है, और बीच में जो बाय प्रोडक्ट बनने होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, वो बन जाता है। तो 3 स्टेप इसमें कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है इसमें कार्बोक्सिलेशन। क्या है? कार्बोक्सिलेशन स्टेप। इसे हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 भी कहेंगे। काफी चीजें क्लियर हो गई उस लाइन को लिखने से। यहां पर CO2 यूज हो रहा है पहले ही स्टेप। सेकेंड स्टेप रिडक्शन। क्या लिख सकते हैं इसे? ग्लाइकोलाइटिक रिडक्शन। प्रोसेस रिडक्शन का है, लेकिन किसका? ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आप समझते हो। ग्लाइकोलिसिस जब चलता है तो उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। उसी ग्लाइकोलिसिस का हम रिडक्शन कराएंगे, मतलब रिवर्स में चलेंगे, जाएंगे उस पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट और लास्ट इसमें क्या है? रीजनरेशन। कौन सा स्टेप? रीजनरेशन। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? रीजनरेशन ऑफ RUBP। ओके, रीजनरेट होगा लास्ट में, लास्ट के स्टेप में RUBP बन जाएगा। बात RUBP से ही शुरू होती है। अभी मैंने बोला साइक्लिक मैनर में जिस पॉइंट से बात शुरू होगी वहीं पर वो बात खत्म हो जाएगी। RUBP से बात शुरू होती है और RUBP लास्ट में क्या है? अपने जगह पर फिर से रिकवर हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तीनों प्रोसेस सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। C3 साइकिल केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन का है, सेकंड स्टेप रिडक्शन का है, एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या है? रीजनरेशन का है। चलते हैं एक एक स्टेप साइक्लिक मैनर में समझते हैं।
ओवरऑल इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल के एक विशेष सेल ऑर्गेनेल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके दो पार्ट में हो रहा है। पहला पार्ट जो लाइट रिएक्शन था वो ग्रेनल सिस्टम से हो रहा था, और सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन में हो रहा है। तो जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे एंजाइम्स नेम और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो सब कहाँ पर हो रहे होंगे? स्ट्रोमा में हो रहे होंगे। साइक्लिक मैनर में हो रहा है। एक सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल पर सीक्वेंस में वो तीनों स्टेप दिखा देते हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का था, लिख दिया। दूसरा स्टेप रिडक्शन, एंड थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है? रीजनरेशन। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से ये साइक्लिक मैनर में चलेगा और बीच में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा? रीजनरेशन होगा आरयूबीपी का। बात आरयूबीपी से शुरू होती है। आरयूबीपी कंपाउंड कहां पर है? अभी मैंने बोला ये रिएक्शन कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में हो रहा है। आरयूबीपी मैट्रिक्स में होगा और पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का कराएगा। आरयूबीपी CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सिलेशन का ये स्टेप होगा। कंप्लीट होने पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट। रुकते हैं। आरयूबीपी हैविंग 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन, टोटल कार्बन की एंट्री कितनी हो रही है? 6। यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट, नाम है 3-PGA, फुल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कार्बन है 3। कार्बोक्सिलेशन का स्टेप, CO2 का एंट्री हो रहा है। जो सबस्ट्रेट है जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है उसके पास भी 5 कार्बन, टोटल कार्बन 6 की एंट्री हुई। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर भी क्या होना चाहिए? 6 कार्बन रिकवर होना चाहिए। तो 3-PGA में 3 कार्बन, एक मॉलिक्यूल बना है। एक और मॉलिक्यूल यहां पर अगर बने, कोई भी हो, चाहे 3-PGA ही बन जाए या फिर दूसरा कोई मॉलिक्यूल बने, जिसमें क्या होना चाहिए? 3 कार्बन और होना चाहिए, ताकि जो 6 कार्बन एंट्री किए थे वो 6 कार्बन यहां दिखाई दे। तो यहां पर कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनता, यहां पर सिमिलर कंपाउंड बनता है। 3-PGA के ही 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3-PGA है और इसके टोटल मॉलिक्यूल कितने बने? 2 मॉलिक्यूल बने। ये पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का कंप्लीट हुआ। केल्विन साइकिल चल रहा है, फर्स्ट स्टेप उसका फर्स्ट साइकिल चल रहा है। रिडक्शन में जाएगा 3-PGA और रिडक्शन की प्रक्रिया में जो बनेगा साथ ही साथ रीजनरेशन में भी हो जाएगा। तो रिडक्शन की प्रक्रिया में हम यहां आपको बता दें, रिडक्शन जब होता है 3-PGA का, ग्लूकोज बनेगा। क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले बोला था कि रिडक्शन ये एक्चुअल में क्या है? ग्लाइकोलिटिक रिडक्शन है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रहा है, जो कि एक ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, उसका रिवर्सल है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। ग्लूकोज से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो लास्ट में हमको पायरुविक एसिड मिलता है और बीच के स्टेप में हमें 3-PGA भी देखने को मिलता है। अगर हम 3-PGA से ऊपर की तरफ जाएं तो हम ग्लूकोज बना सकते हैं। यहां पर रिडक्शन प्रोसेस में वही हो रहा है। ठीक है जी। तो रिडक्शन को हम अलग से भी दिखाएंगे थोड़ा डिटेल में जगह लेकर के। अभी यहां पर हम जो जरूरत की चीजें वो लिख रहे हैं। 3-PGA 1,3 बाई PGA में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में आता है 3-PGA के ऊपर वाले स्टेप में 1,3 बाई PGA। 1,3 बाई PGA के पहले क्या आता है? 3-PGAL आता है। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे पहले 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 बाइफरकेशन हो जाता है। एक
ग्लूकोज फॉर्मेशन में चला जाता है और बाकी जो बचते हैं 3PGAL के मॉलिक्यूल वो चले जाते हैं रीजनरेशन कराने, यानी RUBP की रिकवरी में चले जाते हैं। ठीक है जी। अब यहां समझने वाली बात है, केल्विन साइकिल अगर 1 टर्म चल रहा है तो 1 टर्म में CO2 के 1 मॉलिक्यूल ही जाएंगे और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए CO2 के? 6 मॉलिक्यूल चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। RUBP ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा। RUBP का कार्बन ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, हर बार रीजनरेशन हो रहा है, हर बार वो रिकवर्ड हो जा रहा है। यानी RUBP रिएक्शन में जाएगा केवल CO2 को ले जाने के लिए और ये रिडक्शन प्रोसेस तक ले जाए, बाकी वो खुद रिकवर हो जाएगा। तो बताइए क्या केल्विन साइकिल अगर सिंगल टर्म चले तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। तो कितनी बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 टाइम चलानी पड़ेगी। जब 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा तो 6 CO2 मॉलिक्यूल की एंट्री होगी, यहां पर 6 टाइम 3PGA के मॉलिक्यूल जो कि टोटल कितने होंगे? 12 बनेंगे। 1,3-PGA जो कि 2 सिंगल टर्म बना हुआ था, अभी 6 टाइम चलेगा तो ये टोटल कितना होगा? 12 हो गया। 3PGAL जो कि सिंगल साइकिल में 2 मॉलिक्यूल बने हुए थे, 6 टाइम चलेगा, ये भी टोटल कितना हो गए? 12। तो आप बात समझ पा रहे हो 6 टाइम की जरूरत क्यों पड़ रही है? 6 टाइम जब चल रहा है तो कितने मॉलिक्यूल 3PGA के बन रहे हैं? 12। कितने मॉलिक्यूल 1,3-PGA बन रहे हैं? 12। कितने मॉलिक्यूल 3PGAL के बन रहे हैं? 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर हम समझते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में इन 12 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है और साथ ही साथ कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है RUBP के रीजनरेशन के लिए। तो आप बताइए, अभी मैंने बोला था कि रिडक्शन क्या है? ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल है। जो ग्लाइकोलिसिस चल रहा हो तो उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ रहा होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो कितने मॉलिक्यूल 3PGA के बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल ही पर्याप्त है ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो 3PGA के 12 मॉलिक्यूल, 1,3-PGA के 12 मॉलिक्यूल और 3PGAL के 12 मॉलिक्यूल। इन 12 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल चाहिए? केवल 2 मॉलिक्यूल। यानी 12 - 2 कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा कितना? 3PGAL का 10 मॉलिक्यूल। और 12 मॉलिक्यूल में 12 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल चले गए किधर? ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। ये बात आप समझ गए हो। रिडक्शन को हम अलग से दिखाएंगे भी लिख करके, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस लिख करके, और उस सारे स्टेप को हम दिखाएंगे उसमें ATP और NADPH कैसे यूज है। फिलहाल कैलकुलेशन समझते हैं कि जो 12 मॉलिक्यूल है उसमें से 10 मॉलिक्यूल जो बच रहे हैं और जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो जा रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो 10 मॉलिक्यूल को पकड़िए। 10 मॉलिक्यूल क्या रीजनरेशन 6 RUBP का करा पा रहा है? कैलकुलेट करिए। हमारे पास 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल? कितने? 10 मॉलिक्यूल बचे हुए, राइट। सिंगल 3PGAL में कार्बन कितना है? 3। टोटल कितने मॉलिक्यूल? 10। टोटल कार्बन 30 है मौजूद, 30 कार्बन। आइए यहां कैलकुलेट करिए। जब 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा तो RUBP भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6, क्योंकि हर बार एक एक RUBP जाएगा और रिकवर होगा। 6 टाइम चलेगा, 6 RUBP बनेगा। सिंगल RUBP में कितने कार्बन चाहिए? 5। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 6। तो बताइए टोटल कार्बन इसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 30 कार्बन। 30 कार्बन की जरूरत है RUBP के रीजनरेशन के लिए। क्या 30 कार्बन 3PGAL लेकर जा रहा है? बिल्कुल लेकर के जा रहा है। हमें कितने 3PGAL के मॉलिक्यूल चाहिए? 10 चाहिए। 10 × 3 कितना हुआ? 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन पर्याप्त है 6 मॉलिक्यूल RUBP का बनाने के लिए। रीजनरेशन की प्रक्रिया में 3PGAL
जब रीजनरेशन की प्रक्रिया करता है, कंप्लीट करता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ये लास्ट में RUMP बनाता है। क्या बनाता है? रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट नहीं, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। और यही रिबुलोज मोनोफॉस्फेट ATP का यूज करते हैं, ATP का यूज करके इस RUMP रिबुलोज मोनोफॉस्फेट को किसमें? रिबुलोज बाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट बिस्फर, मतलब यहां पर फास्फोराइलेशन करा देते हैं। रीजनरेशन की प्रक्रिया में ATP यूज हो रहा है, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट में। तो आप ATP का यूज कहां देख पा रहे हो? रीजनरेशन में। और साथ ही साथ मैंने बोला था रिडक्शन में भी होगा, हम दिखाएंगे। सिंगल साइकिल में 2 ATP प्लस 2 ATP प्लस 2 NADPH 6 टाइम साइकिल चल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा कितना? 12 ATP 12 NADPH। और यहां पर सिंगल साइकिल में 1 ATP यानी 6 टाइम 6 ATP। टोटल ATP आप देख सकते हो, 12 ATP यहां पर है और 6 ATP, टोटल कितने हो गए? 18 ATP। और NADPH कितने हुए? 12। तो पूरे केल्विन साइकिल में रिडक्शन के प्रोसेस में ATP यूज हो रहा है और रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या है? ATP यूज हो रहा है। हम रिडक्शन को डिटेल में समझेंगे, हमने बोला है डिटेल में समझने में क्या है, ATP और NADPH किस स्टेप में यूज हो रहा है ये हमको दिखाना है। ठीक है जी। ओवरऑल कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हो, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने 3 PGA या 135 PGA या 3 PGL के मॉलिक्यूल चाहिए, तो जवाब क्या होगा क्वेश्चन में? 2। और रीजनरेशन ऑफ RUPP के लिए कितना चाहिए? 3 PGL का मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल। तो ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम रिडक्शन पर चलते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेप है केल्विन साइकिल का, रिडक्शन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोलाइटिक रिडक्शन। आप इसमें समझ चुके हो, टोटल 12 ATP एंड 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है टोटल सिंगल साइकिल में 2 इनकी रिक्वायरमेंट है। और इन्हीं को समझना है, ये जब रिडक्शन चल रहा है तो किस स्टेप में यूज हो रहा है, यही आपको समझना है। कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन लिखिए। आप ग्लूकोज से बात शुरू करते हो, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हो, नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाते हो, नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बनाते हो, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, फर्दर ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल 3 PGAL एंड
3DHAP। बात समझ में आ रही है? 3PGL 1,3 नेक्स्ट 3PGA। अब बात समझ में आ गया? हमें 3PGA को समझना है। यही 3PGA क्या है? कार्बोक्सिलेशन में बन रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है। जब 3PGL, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, 3PGL 1,3-PGA में कन्वर्ट हो रहा है तो NADH बनता था, और 1,3-PGA जब कन्वर्ट होता है 3PGA में तो ATP बनता है। यानी ATP यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, NADH प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम ग्लूकोज से नीचे की तरफ जा रहे हैं, पायरुविक एसिड की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या अगर हम रिवर्सल में जाएं, रिडक्शन कराएं, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं? ATP यूज होगा। आप समझ गए? रिडक्शन में जो ATP यूज की बात हम कर रहे थे वो 3PGA से 1,3-PGA के कन्वर्जन में होगा, और 1,3-PGA जब कन्वर्ट होगा 3PGL में, जहां पर NADH बन रहा था, NADH का बनना क्या है? आपको ग्लाइकोलाइसिस में समझाया गया है। NAD++S+N+2 इलेक्ट्रॉन। NADH का बनना क्या है? NAD+ का रिडक्शन है। ये रिड्यूस होकर के बन रहा होता है और वो स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। जब इसका रिवर्स में जाएगा तो ये स्टेप रिडक्शन का होगा, और इस प्रक्रिया में जो NADH इलेक्ट्रॉन ले रहा था, S+ ले रहा था, चूंकि हम फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर NADH की जगह पर हमको क्या मिल रहा है? NADPH मिल रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर और प्रोटॉन डोनर है। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज NADPH होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, H+ देगा, लेकिन रिड्यूस कौन होगा? 1,3-PGA, और क्या बनाएगा? 3PGA। तो आप समझ गए, जो NADH है वो किसी स्टेप में 1,3-PGA, जब 3PGL में कन्वर्ट हो उसी स्टेप में हो रहा है। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा रिडक्शन का, और कंप्लीट होगा, और हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो रिडक्शन का प्रोसेस समझ में आया? ओवरऑल रिडक्शन ये था। कितने मॉलिक्यूल? ये 2 मॉलिक्यूल होते थे, ये भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल ATP के लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल NADH के लगेंगे। बात समझ में आया? सिंगल साइकिल में, जो कि सिंगल साइकिल में हम बोल भी रहे थे, टोटल 6 साइकिल चल रहा था तो डबल हो जा रहा था। ओके, तो ये है ओवरऑल केल्विन साइकिल। थैंक यू।